तो गुड इवनिंग एवरीवन। और ये वैसे तो 8 AM होने का रहता है, बट अभी मॉर्निंग में आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, राइट? और मॉर्निंग में क्रैश कोर्स चल रहा है, इसीलिए अब जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसकी टाइमिंग कब होगी? इवनिंग में होगी। इवनिंग में टाइम आपको बता दिया जाएगा, मे बी मंडे से उसका टाइम 5:30 PM जैसा होगा, सो दैट कि करंट अफेयर्स आप रेगुलरली कर पाओ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द साइंस। और नए कीवर्ड्स कब काम आएंगे? मेंस में काम आएंगे, है ना। आज का टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज वाले साइंस में। और ये आज के साइंस में हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेंटर मेक्स रजिस्ट्रेशन फॉर ई स्पोर्ट्स मैंडेटरी। ई स्पोर्ट्स क्या है ना, बहुत लोग गेमिंग करते हैं ना, तो गेमिंग से रिलेटेड है। जो लोग गेमिंग कंपटीशन, है ना, गेमिंग का अलग कल्चर चल रहा है। बहुत लोग गेमिंग करके पता नहीं कितने वायरल हो गए, क्या हो गए, है ना। मैंने कभी गेमिंग किया ही नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त थे कॉलेज में, गेमिंग करते थे, खेल रहे हैं, नाम उनका रहता था हटेला, तो वो लोग अच्छा करते थे। बट अभी गवर्नमेंट ने गेमिंग के लिए एक अथॉरिटी लेके आई है और वो सब चीज यहाँ होने वाला है। दूसरा है सिविल सर्विसेज डे। नया कुछ नहीं है, हर साल होता है, तो ये रेगुलर रूटीन टॉपिक है। थर्ड है इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड E85, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में E85 गवर्नमेंट लाने का सोच रही है। E85 मतलब इथेनॉल 85, अभी E20 हमारा यूज होता है। फोर्थ इज जीन ड्राइव्स ट्रांसफॉर्मेटिंग मलेरिया कंट्रोल। दिस इज ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, मलेरिया से रिलेटेड है। तो लेट्स कवर ऑल द 4 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट टॉपिक में बस ये है, सेंटर मेक रजिस्ट्रेशन फॉर ई स्पोर्ट्स मैंडेटरी। जो लोग भी गेमिंग करते हैं, प्रोफेशनली चल रहा है, सेटअप होता है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। गवर्नमेंट इसको ट्रैक करेगी, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, क्योंकि गेमिंग भी एक फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो गया, और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा बहुत रेगुलेट करना लॉ के लिहाजे से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसमें फेयरनेस बना रहे, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आता रहे, ठीक है, और किसी तरह का उसमें दिक्कत नहीं आए। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज नोटिफाइड द रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग फॉर्म्स, मेकिंग द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनल। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया बॉडी बना है, जिसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब से आ रहा है? 1 मई 2026। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ APSC प्रीलिम्स एज वेल एज UPSC प्रीलिम्स। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी फॉर ऑल ई स्पोर्ट्स गेम्स एंड द फॉर्म्स ऑपरेटिंग देम। जो भी ई स्पोर्ट्स के गेम है या फॉर्म है, दोनों के लिए यहाँ पे OGAI के अंदर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल एंड ओनली ट्रिगर्ड इफ द सेंटर नोटिफाइज ए स्पेसिफिक कैटेगरी एज रिक्वायरिंग। कौन से गेम के लिए? सोशल गेम्स के लिए। कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा कि क्या क्या कोड, इनमें क्या क्या एज क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि बहुत सारा गेम ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। अब मीटी के बारे में, मीटी इसका नोडल मिनिस्ट्री है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। मीटी ने बिजनेस रूल बनाया था, है ना, और जो एक्ट बना था लास्ट ईयर, वो एक्ट आया था। एक्ट का नाम था, क्या था? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। उसी एक्ट के बेसिस पे ये अथॉरिटी बन रहा है, जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगा। क्या होगा? स्टैट्यूटरी, क्योंकि लॉ बना है, बेस्ड ऑन द लॉ अगर कोई अथॉरिटी आता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगा, मीटी के अंदर काम करेगा। डिजिटल ऑफिस होगा। कोर फंक्शन क्या होंगे? सेंट्रल रेगुलेटर होगा। टू कैटेगराइज, रजिस्टर ऑनलाइन गेम्स, डिटरमाइन इफ अ गेम क्वालिफाइज एज अ मनी गेम, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। एड्रेसेस पब्लिक ग्रीवियंस, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड इशू कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, मान लो आपने ये 3 कीवर्ड पढ़े, एग्जाम में कोई चौथा फंक्शन आ गया जो लॉजिकल लग रहा है, तो वो भी आंसर में होगा, क्योंकि लॉजिकल लग रहा है तो होना चाहिए। अनलेस अनटिल इसका हम क्रिटिसिज्म करें और उसमें बोले कि देखो ये लॉजिकल है और नहीं है, ठीक है, तब तो वो बात बन जाता है। ठीक है, कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देती है कि एक बॉडी है, उसके बारे में आपको थोड़ा पता है, ठीक है, बोल देगी कि हाँ ये उससे रिलेटेड कुछ चीज पूछ देगी। अब जाहिर सी बात, अगर ऑनलाइन गेम हो रहा है और ऑनलाइन गेम के लिए गवर्नमेंट एक बॉडी बना रही है, तो सारा पावर उसी को होगा।
समझ में आई बात? उससे रिलेटेड जो भी लॉजिकल पावर दिख रहा है, लॉजिकल एक्टिविटीज दिख रहा है, वो किसके पास होगा? उसी बॉडीज के पास होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, डन। मेंबरशिप स्ट्रक्चर, द अथॉरिटी कंप्राइजेस 6 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं? 6। चेयरपर्सन इसके कौन होंगे? मीटी के ही एडिशनल सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी होंगे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी। मतलब ये जो OGAI है, इसके चेयरपर्सन मीटी के एडिशनल सेक्रेटरी। बाकी मेंबर्स में देखो, सेक्रेटेरिएट्स हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम के, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के, यूथ के, फाइनेंशियल के और लीगल के। हर एक डिपार्टमेंट से एक एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पर्सन है। समझ में जो है वही उसको बना दिया जा रहा है कि भाई आप लोग हो, है ना। इनके अंदर बस क्या करना है, इनके अंदर नए क्लर्क लेवल के लोग डालने हैं जो एक्चुअली काम करेंगे, है ना। ये लोग A ग्रेड टाइप के ऑफिसर हो जाएंगे, B ग्रेड वाले और क्लर्क वाले एक्चुअल काम करेंगे। इनको तो बस साइन करना है, सुपरवाइजर करना है ना, बड़ा पॉलिसीज बनाना है। समझ में आई बात? और 6 लोग हैं, स्पोर्ट्स भी आ रहा है इसमें, फाइनेंस भी आ रहा है इसमें, लीगल भी आ रहा है इसमें, ब्रॉडकास्टिंग भी आ रहा है, होम भी आ रहा है। तो हर एक डिपार्टमेंट हर एक अलग कंसर्न रखेगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा। देख रहे हो ना, गेमिंग एक्सपर्ट लोग हैं ये गेमिंग वाले। ई स्पोर्ट्स, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट, इज ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग। कैजुअल गेमिंग नहीं है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड है। लीग ऑफ लीजेंड्स चलता है। डोटा मेरा दोस्त बहुत खेला करता था। काउंटर स्ट्राइक मैंने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया था ऐसे लेके, ठीक है। वैलोरेंट, मेरा एक दोस्त था, वो मतलब आफ्टर बिकमिंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी, वो केमिस्ट्री पढ़ा के आता, क्या कर रहा है? डोटा खेल रहा हूँ। हमने केमिस्ट्री पढ़ाओ यार, डोटा खेल रहा हूँ। माइक्रो ट्रांजैक्शन, स्मॉल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इन अ वीडियो गेम। माइक्रो ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टिपिकली फॉर परचेजिंग वर्चुअल गुड्स, है ना। छोटा छोटा परचेज करके ही लोग बहुत हो जाता है, बहुत पहला गेमिंग एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। हो जाता है कि नहीं होता है? रीजन एंड एम्प्लीकेशन, कर्बिंग इलीगल बेटिंग, इलीगल बेटिंग को कर्ब करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन को सिनर्जी देना है, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, नेशनल सिक्योरिटी को भी बचाना है। सॉवरेन ओवरसाइट, गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? ओवरसाइट की देश में चल क्या रहा है। समझ में आ रही बात? है ना, चल रहा है वो जरूरी है कि नहीं है? तो ये फ्रेमवर्क OGAI है ना, ये सारा काम करेगी। शॉर्ट में कितना इजी हो गया, ठीक है। अब ये रहा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट इज इजी फॉर यू। मैं इसलिए इसको बहुत नहीं कराता क्योंकि अभी हम करके आए, अभी आप करोगे तो कर लोगे, तो इसको घर पे आराम से करो। जो लोग देख रहे हैं पॉज करके कर सकते हो, करो। बहुत लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, डायरेक्टली देखोगे वही क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में यार, ठीक है। अंडरस्टैंड द वैल्यू। सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे ये हमारे कौन है? मोदी जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना। लगता है मोदी जी नाराज है उनसे फोटो से तो यही लग रहा है। खैर, सिविल सर्विसेज डे किसके लिए है? आप जब IAS बन जाओगे आपके लिए है, आप जब ACS बन जाओगे तो आपके लिए है, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? हर बार 21 अप्रैल। किसको कमेमोरेट करते हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल साहब जो पहले होम मिनिस्टर बने, उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को बैक किया। बोला कि भले ही अंग्रेजों के टाइम में भी सिविल सर्वेंट थे, बट दे आर स्टील स्ट्रक्चर, स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे पुल बनता है, पुल का बाकी जो सीमेंट है आप तोड़ दो, बट फ्रेम सही है तो वापस से हम स्टील लगा के वापस क्या बना सकते हैं? ब्रिज बना सकते हैं। तो दे आर लाइक स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन। समझ में आई बात? तो उन्होंने बहुत बैक किया। लोगों ने बोला नहीं ये तो करप्ट हैं, ये हैं वो हैं। ब्रिटिश के टाइम पे तो करप्शन ये सब चल रहा था, तो बोला कि करप्ट कोई होगा तो मैं हटा दूंगा, हटा दिया जाएगा, किसी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करप्शन उस चक्कर में आया भी है, ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा। बट उस समय कंट्री को चलाने के लिए अचानक से नया सिस्टम कहां से लेके आते, है ना? आसान है क्या? नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। Article 311 provides a safety net to civil servant against arbitrary dismissal, removal or reduction in rank. ये एक सेफ्टी नेट देता है सिविल सर्वेंट्स को। और 312 किसको देता है? ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो सकता है अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से प्रेजेंट करे कि नया ऑल इंडिया सर्विस चाहिए। जैसे 3 ऑल इंडिया सर्विस है, जिसको क्या बोलते हैं? IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो बहुत बार बात होती है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो ऐसे ही हैंडपिक्ड होते हैं कोलिजियम से, और लोअर जुडिशरी जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, वो हर स्टेट का अलग अलग
है ना, जैसे यहाँ पे एपीएससी कंडक्ट कराएगी वो ठीक है, बट एक उस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए कि पूरे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी होना चाहिए। तो अगर होता है तो कौन पास करके देगा? राज्यसभा। किस मेजोरिटी से? नॉट लेस देन 2/3, है ना, हमेशा वर्डिंग ध्यान रखना, नॉट लेस देन 2/3। 2/3 बोलते हैं मतलब मिनिमम 2/3। आर्टिकल 315 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन एंड स्टेट। तभी इनको हम यूपीएससी को और एपीएससी वगैरह को क्या बोलते हैं? स्टेट बॉडी। अब ये सरदार पटेल साहब के बारे में है, इनके बारे में हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। एक पेज दे दिया गया है कि सो दैट कि आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है अपने हिस्ट्री में तो पढ़ लीजिए। बाकी आपको ये डिटेल में हिस्ट्री जब भी राज सर पढ़ाते होंगे तो इनके बारे में डिस्कशन होता ही होगा। चलिए, विथ रेफरेंस टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया ये क्वेश्चन कर लीजिए, हो गया। थर्ड टॉपिक आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, इथेनॉल को ब्लेंड करना, है ना। देखो इथेनॉल क्या है? C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। किसको? फॉर्मूला भी आ सकता है, क्योंकि जो चीज न्यूज में ज्यादा रहेगा उसके ऊपर क्या आ सकता है? फॉर्मूला आ सकता है। C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। देखो ये डैश नहीं भी हो सकता है, डैश रहे नहीं रहे बात एक ही है, ठीक है। CH3OH, इसको बोलते हैं मीथेनॉल। तो फिलहाल के लिए दो चीज जान जाओ, काफी है ना। तो अब इथेनॉल जो है, इथेनॉल, मीथेनॉल बड़ा जहरीला होता है। देसी शराब जब बनती है ना, खाना जब सड़ा के शराब बनाया जाता है तो शराब को नहीं पता है होता है कि क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है कि मीथेनॉल बन रहा है, ठीक है। तो कभी इथेनॉल बन गया तो लोग पी के बच जाएंगे, मीथेनॉल बन गया, ज्यादा क्वांटिटी मीथेनॉल का हो गया तो निपट जाएंगे। समझ में आई बात? तो देखा है ना, देसी शराब पी के मरे 22 लोग, क्योंकि उसमें ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो गया था? मीथेनॉल प्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। इथेनॉल लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं, जो भी आप कितना भी महंगा लीकर पी रहे हो उसमें क्या है? इथेनॉल ही है, ठीक है, सब में इथेनॉल है। अब इथेनॉल का यूज कहाँ है? गाड़ियों में भी है। समझ में आई बात? तो जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं वो समझो कि पेट्रोल पी रहे हैं। समझ में आई बात? इट इज इक्विवेलेंट टू दैट, उससे गाड़ी चल रही है, इससे भी गाड़ी चल रही है। अब गाड़ियों के लिए जैसे कोई भी कार आती है, कोई भी कार, जैसे मान लो आप एक गाड़ी खरीदते हो 15 लाख, तो आप देखोगे कि वो गाड़ी पेट्रोल वाली भी है और वो गाड़ी डीजल वाली भी है ना, अलग अलग वेरिएंट है, क्या है। और वो गाड़ी सीएनजी वाली भी हो सकती है, अलग अलग क्या है? वेरिएंट है। मतलब सबका इंजन क्या होगा? अलग अलग टाइप से होगा डिजाइन, है ना। तो बस अगर सिर्फ पेट्रोल और डीजल की ही बात करें, ये सब गैसोलीन है, ठीक है। तो इन सब में क्या है? अलग अलग तरह से इंजन डिजाइन है, बस, है ना। पेट्रोल के लिए अलग से ट्यून किया गया है और डीजल के लिए अलग से किया गया है, क्योंकि दोनों फ्यूल का जो जलने का टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, ठीक है। जो रिलीज करने का, जो एनर्जी बर्स्ट करने का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? अलग होगा। ये सारी चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो सेम गोज फॉर इथेनॉल, इथेनॉल का भी क्या होगा? अलग होता है, ठीक है। बट रिसर्च वगैरह करके बाद में देखा गया कि इथेनॉल जो है अगर हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं थोड़ा बहुत तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ये रिसर्च कैसे हुआ? ये रिसर्च पेट्रोल पंप वालों ने किया, ठीक है, कि वो पेट्रोल में किरोसिन मिला मिला देते हैं। तो रिसर्च तो उनका हो रखा था। समझ में आई बात? प्योर पेट्रोल तो दे नहीं रहे थे, उनको देखा कि चल रही है गाड़ियां यार धुआंधार, थोड़ा बहुत मिला तो चलेगा। तो रिसर्च तो हमारा हो रखा है हमेशा से करप्शन के बेसिस पे, तो हमने इथेनॉल मिलाया और गाड़ियां चल रही है, बहुत ज्यादा इंजन पे असर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कोरोसिव ज्यादा होता है, इंजन को गलाने वाला, है ना, पाइप्स को गलाने वाला, कोरोड करने वाला, तो बस थोड़ा कोरोसिव होता है। बट गवर्नमेंट इज लाइक कि डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो चल रहा है। E20 मतलब 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। अब बात यह हुआ कि पेट्रोल में हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने लग गए। इथेनॉल बनाने के लिए मेन कंपोनेंट था शुगर केन। शुगर केन का जो वेस्ट होता है उससे क्या बन जाता है? इथेनॉल। चीनी अलग, वेस्ट अलग, है ना। अगर आप ज्यादा आपको इथेनॉल चाहिए तो चीनी का प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, बट इथेनॉल ज्यादा हो सकता है। तब देखा गया कि इथेनॉल सिर्फ चीनी से नहीं, क्योंकि दारू तो लोग पी रहे हैं हजारों साल से, हर अलग अलग जो भी अपना क्रॉप्स है सबसे क्या बन सकता है? इथेनॉल। मक्के से भी इथेनॉल, राइस से भी इथेनॉल, फूड क्रॉप से भी, नॉन फूड क्रॉप से भी इथेनॉल,
तो धीरे धीरे कंट्री में इथेनॉल का प्रोडक्शन, इथेनॉल के प्लांट क्या होने लगे, बढ़ने लगे कि हम ये स्टेटस को अचीव करें। कौन से स्टेटस को? E20 वाले स्टेटस को। तो E20 वाले स्टेटस तो अचीव हो गया है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इथेनॉल 85 लेके आना। क्या लेके आना? 85। मतलब 85% इथेनॉल। सिर्फ पेट्रोल कितना परसेंट रहेगा? 15%। बट उसके लिए प्रेजेंट इंजन जो है कैपेबल नहीं है। उसके लिए दूसरे इंजन लाने पड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूएल इंजन। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स फ्यूएल, फ्लेक्सिबल फ्यूएल। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स फ्यूएल, फ्लेक्सिबल फ्यूएल। उसमें उस तरह का सेंसर होगा जो खुद ब खुद देख लेगा कि कितना पेट्रोल है और कितना इथेनॉल है ना। किसी भी रेशियो में पेट्रोल इथेनॉल मिक्स करके दो, वो चला लेगा। वो सेंसर समझ जाएगा कि अच्छा अब किस हिसाब से गाड़ी चलाना है ना। इंजन को इस हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। और ब्राजील में ऐसी ही गाड़ियां चल रही हैं। ब्राजील में दो तरह के कार मिलते हैं। एक जो दो तरह का फ्यूल मिलता है, E27 मिलता है, E100 मिलता है। 100% इथेनॉल। कि आप गाड़ी में 100% इथेनॉल डाल दो, E27 डालोगे तो 27% इथेनॉल, बाकी पेट्रोल। तो लोग क्या करते हैं, कभी पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे होती है, जो सस्ता होता है वो डाल लेते हैं, है ना। आप अपनी गाड़ी में ऐसा कर सकते हो क्या? कभी पेट्रोल डाल दिया, कभी डीजल डाल दिया, नहीं कर सकते हो। बट फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में ये कर सकते हैं। किसी भी रेशियो में रहे उसमें। मान लो तुमने 100% इथेनॉल डाल दिया, 50% खत्म हो गया पेट्रोल, वापस डाल रहे हो, अभी 27 डाल दिया, तो मिक्सअप चेंज हो जाएगा रेशियो, तब भी वो चलेगा उतने ही अच्छे से। तो उनका इंजन वैसे डिजाइंड है कि वो किसी भी रेशियो में इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके चला लेते हैं। ठीक है। ब्राजील में इट इज वेरी कॉमन। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया, पेट्रोल पंप भी डेवलप हो गए। क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए ब्राजील यूज करता है शुगर केन। क्या यूज करता है? शुगर केन। ब्राजील में शुगर केन काफी होता है। ब्राजील में बारिश बहुत होती है। शुगर केन एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। कैसा क्रॉप है? पानी बहुत पीता है शुगर केन, तभी चीनी देता है, रस देता है। समझ में आई बात? इंडिया में प्रॉब्लम फिर हो जाएगा कि अगर हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं, हम इथेनॉल बनाने के लिए उनको डाइवर्ट तो नहीं करने लगे। फूड सिक्योरिटी पे बात आ सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ बारिश तो होता है, बट बारिश जिन इलाकों में होता है उन इलाकों में हम शुगर केन कल्टीवेट नहीं कर रहे। आसाम में शुगर केन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। शुगर केन कहां करते हैं? महाराष्ट्र में। वहां कितनी बारिश हो रही है? नहीं हो रही है। वहां हमेशा यही चीज आता है कि सूखा पड़ गया, लातूर में पानी नहीं है। लातूर में शुगर केन उगा रहे हैं, बताओ पानी कहां से आएगा भाई? समझ में आई बात? ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर करके आप शुगर केन को दे रहे हो। समझ में आई बात? है ना। डेजर्ट में जाके हाथी रखे हुए जिसको दिन भर पानी चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इंडिया में प्रॉब्लम इन सब चीजों की आ सकती है। तो अगर हम पॉलिसीज लेके आ रहे हैं तो हमें केयरफुली उसको एग्रीकल्चर के साथ भी क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। तो पहले लाने के लिए हमें फ्लेक्स फ्यूल वाले गाड़ियां लानी पड़ेंगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, और फिर हमें इथेनॉल बनाने के लिए भी हमें वो देखना पड़ेगा कि इथेनॉल बनाने में कहीं हम अपना वाटर स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या नहीं बढ़ा रहे हैं? वाटर स्ट्रेस। जैसे अभी इथेनॉल, बैम्बू से इथेनॉल बनेगा कहां पे? NRL में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में। लास्ट ईयर मोदी जी उद्घाटन करके गए, प्रीलिम्स में आएगा। ठीक है। बैम्बू से बनेगा, क्या बनेगा? इथेनॉल। तो सही है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत पानी है, बहुत बारिश है, हम थोड़ी ना अलग से सिंचाई करके उसको बैम्बू उगा रहे, नहीं उगा रहे। हमारा थोड़ी वाटर टेबल कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब ठीक है ना। सिटीज और बैम्बू सिटीज में उगा भी नहीं रहे, गांव में है, जंगलों में है, ठीक है, तो वहां ठीक है। तो अगर हम जो भी पॉलिसी ला रहे हैं, हमें वो केयरफुली वो क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दिस इज अबाउट इथेनॉल। ठीक। E85 है ना। अब देखो, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आया। नोडल मिनिस्ट्री याद रखो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यूएसए सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथेनॉल का। फिर कौन है? ब्राजील है। अच्छा, इथेनॉल में बहुत सारे जनरेशन है। बायोफ्यूल में इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है शुगर से, स्टार्च से, वुड से, है ना, फूड सोर्सेज से, मेड से, वीट से, ब्रोकन राइस, है ना। अब आप बोल रहे हो ब्रोकन राइस, क्या प्योर राइस से नहीं हो सकता? प्योर राइस से भी हो सकता है, बट प्योर राइस खा लेते हैं लोग, ब्रोकन राइस भेज देते हैं। ठीक है। शुगर केन से। सेकेंड जनरेशन किससे हो रहा है? नॉन फूड क्रॉप, है ना। नॉन फूड क्रॉप कि भाई खाने वाला चीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पैडी स्ट्रॉ, धान का जो बच गया ना नीचे, कॉर्न कॉब्स, व्हीट स्ट्रॉ, मक्का खा के जो बच गया, तो उससे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये हो गया एल्गी से। एल्गी तो उस काम में भी नहीं आ रहा है, तो थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन ये होगा कि कार्बन को भी कैप्चर कर लेगा।
तो बहुत अच्छा है भाई, इथेनॉल भी बन रहा है, कार्बन भी कैप्चर हो रहा है, इससे अच्छा क्या है। तो फोर्थ जनरेशन अगर हम कर पाते हैं तो बेस्ट है, तभी रिन्यूएबल है ना। रिन्यूएबल हो या नहीं हो, रिन्यूएबल मतलब हम करते जाए हमेशा, लेकिन तभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कैसा फ्रेंडली है? एनवायरमेंट फ्रेंडली। अदरवाइज तो हम बस अपने एनर्जी मिक्स में पेट्रोल को कम करके इथेनॉल लेके आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है ना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो जाता है हमारा। आई बात समझ में? तो दिस इज फोर्थ। इथेनॉल का फॉर्मूला मैंने बता दिया, कलरलेस है, क्लियर है ना, जो लोग पीते हैं उनको पता है। इंप्लीकेशन क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल बेनिफिट, सारा बेनिफिट है। हम लोग 1% ब्लेंडिंग कहां करेंगे? एविएशन फ्यूल में भी करने वाला है। समझ में आई बात? आइए, स्कीम पुराना भी चल रहा है, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में G1 है ना, तो इससे रिलेटेड है। GBA ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है ना, जिसमें इंडिया है, यूएसए और ब्राजील है। 3 लार्जेस्ट बायो प्रोडक्शन वाले हैं। कौन है आपके? इथेनॉल वाले। समझ में आ रही बात? ये देख लेना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन, प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये जो डायरेक्ट फोटो देता है ना गवर्नमेंट, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आता है। पीआईबी वाले फोटो से क्वेश्चन उतने में से ही आ जाएगा, अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने मैंडेट किया हुआ है कि पीआईबी वाले फोटो पीपीटीज में आते रहते हैं। ठीक है, पीआईबी वाले फोटो खोजे जाते हैं और एग्जैक्टली उसको लगाया जाता है। समझ में आई बात? उतने से ही उतना रिवाइज करके जाओगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। करिए लास्ट टॉपिक, मच्छर। जीन ड्राइव्स ट्रांसफॉर्मिंग मलेरिया कंट्रोल। मच्छर को जीन अल्टर कर दिया जाएगा, ऐसे अल्टर किया जाएगा मॉस्किटो का जीन, सो दैट कि उसका जो पैरासाइट वाला कैपेसिटी है, पैरासाइट को ढोने वाला, वो खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि मलेरिया कैसे होता है? पैरासाइट से। कौन सा पैरासाइट होता है? एनोफिलीज तो मच्छर का नाम है, प्लाज्मोडियम। तो अगर मॉस्किटो को ही जीन को एडिट कर दो सो दैट कि वो पैरासाइट को बियर नहीं कर पाए, तो फिर प्लाज्मोडियम बियर नहीं करेगा। प्लाज्मोडियम को बियर नहीं करेगा तो आगे वाले मच्छर भी नहीं करेंगे, उनके बेबीज जो होते जाएंगे। समझ में आई बात? तो मच्छर भले ही काटेगा बट मलेरिया नहीं होगा। तो ये जीन एडिटिंग से किया जा रहा है। अभी इसको तंजानिया में किया गया है, रिसर्च में। कहां किया गया है? न्यू रिसर्च फ्रॉम द ट्रांसमिशन जीरो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखो, क्या है? ट्रांसमिशन जीरो। कहां पे है? तंजानिया। रियल वर्ल्ड में इंफेक्शंस को कम करना है। स्प्लिट जीन ड्राइव, रिसर्चर यूटिलाइज ए स्प्लिट ड्राइव सिस्टम where the anti-malaria genes and the Cas9, Cas9 बार बार होता है ना, काटने के लिए यूज होता है, are in different mosquito lines. This allow for safe testing of trade without initiating a self propagating. मतलब सेफ, अभी तो टेस्टिंग हुआ है सेफ तरीके से। तो कीवर्ड कौन से याद रखोगे? ट्रांसमिशन जीरो, और क्या याद रखोगे? तंजानिया, और क्या याद रखोगे? स्प्लिट जीन ड्राइव और Cas9। खत्म, बस आपका काम हो गया। साइंस में बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं होती, समझना है ओवरऑल और कीवर्ड से याद रखना है। समझ में आई बात? एनोफिलीज, प्लाज्मोडियम, ये तो आपको पता है ना, फाल्सीपेरम वगैरह, वाइवैक्स और मलेरिया, ये सब इनके पैरासाइट के स्पेसीज होते हैं। मलेरिया किससे काटने से होता है? एनोफिलीज, है ना। ठीक है, बस अब ये इंडिया का रोड मैप है कि 2030 तक मलेरिया खत्म करना है। खत्म क्या कर पाए? अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये कब तक खत्म करना है ये आपको पता होना चाहिए। जीन ड्राइव क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है दैट बायसेस इनहेरेंट पैटर्न। इनहेरेंट पैटर्न्स को बायस करता है। ड्राइव करना मतलब तेज निकालना, उस चीज को फोर्स करना कि मलेरिया वाले जीन्स को आगे ट्रांसफर नहीं करो, बस खत्म बात। क्रिस्पर Cas9, यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, बस खत्म बात। रीजन क्या है? मच्छर से बहुत मर रहा है लोग, ये तो सारे पुरानी चीज। ठीक है, डन। दिस इज हाउ we have concluded our today's current affairs. See you on Monday. Okay, thank you everyone.